सो स्टूडेंट्स, हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा पहले टॉपिक के अंदर। देखो, रिलेशन के बारे में एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। एक रिलेशन गिवन बाय होता है आर फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब ये होता है कि रिलेशन आर, यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इज ए सबसेट ऑफ इस ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर इस ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, जब हम ये वेन डायग्राम बनाते थे या फिर जब हम लोग इसको पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन से शो करते थे, तब हमने कुछ ऐसे पढ़ा था कि जो हमने सेट लिया है, एक सेकंड इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे बहुत छोटा सा सर्कल बन गया है। जब हमने इसका पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन किया तब हमने दो सेट लिए थे और दो सेट के अंदर हम लोगों ने अलग अलग एलिमेंट्स डाले थे। जैसे इस सेट का नाम सपोज करो ए है और इस सेट का नाम बी है, तो हमने यहाँ पे एलिमेंट डाला ए और सपोज करो एलिमेंट डाला बी, और यहाँ डाला ई और यहाँ डाला हमने एलिमेंट एफ। हमने बोला था ए एलिमेंट ई के साथ में रिलेशन रखता है और बी एलिमेंट एफ के साथ में रिलेशन रखता है। तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले डोमेन को डोमेन और रेंज जो हम समझ चुके ही हैं ऑलरेडी रिलेशन की, एक छोटा सा जो टॉपिक इसके अंदर और है, जो छोटी सी बात हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो ये एलिमेंट यहाँ होता है पहले वाले सेट का, पहले वाले का इस सेट का जिसके साथ भी जाके रिलेशन बनता है वो इसकी इमेज कहलाती है। यानी ई इज़ द इमेज ऑफ ए। ई हमारे पास में ए की क्या है, इमेज है। सिमिलरली एफ इज़ द इमेज ऑफ बी। ये हो गया इसका इमेज, यानी इसकी इमेज हो गया एफ। मैं थोड़ा इसको अलग कलर से लिख देता हूँ। अब अगर बी की इमेज एफ है तो फिर इसका भी इसके साथ कोई रिलेशन होना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं कि बी इज़ द प्री इमेज। यह इसकी क्या हो चुकी है, प्री इमेज ऑफ एफ। ये इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। अब बात करते हैं रिलेशन से फंक्शंस कैसे बनाने हैं। देखो, रिलेशन और फंक्शन के अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। रिलेशन को ही फंक्शन कहा जाता है, लेकिन उसके अंदर हमको कुछ और रेस्ट्रिक्शंस ऐड करने पड़ते हैं। जैसे जहाँ जहाँ रिलेशन है उसका नाम मैं बोल दूंगा फंक्शन, तो क्या बन जाएगा, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो हम लोग बोलेंगे एक रिलेशन भी क्या होता है, फंक्शन होता है। अच्छा, काफ़ी जगह आप लोगों को फंक्शन का नाम मैपिंग भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, मैपिंग या फिर मैप भी लिखा हुआ मिलेगा, तो वो एक ही चीज़ है। तो हम लोग बोलेंगे कि रिलेशन क्या होता है, एक फंक्शन होता है। रिलेशन ही क्या होता है, फंक्शन होता है ए टू बी के अंदर। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है और वो कंडीशन बड़ी बेसिक सी ये है कि अगर आपने एक सेट लिया और एक दूसरा सेट लिया, तो इस सेट के अंदर जब आप एलिमेंट डालेंगे, जो इस केस के अंदर ए और बी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए और बी मैंने यहाँ पे लिखा, इसके अंदर जब एलिमेंट डालेंगे, सपोज लिखा ए बी सी और डी, यहाँ लिखा ई एफ जी और एच, तो इस केस के अंदर क्या होना चाहिए, जो ए वाले सेट का यानी फर्स्ट वाले सेट का एलिमेंट है, ठीक है, जो हमारा डोमेन का काम कर रहा है, इस सेट का जो आगे जाके इमेज बनेगा वो इमेज यूनिक होना चाहिए। यूनिक होने का मतलब है कि इस एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। इस एलिमेंट की एक ही इमेज होने का मतलब है कि इस एलिमेंट का और किसी के साथ कनेक्शन नहीं हो। यानी हमारे पास में अगर ए कोमा ई लिखा जाए तो ए कोमा एफ आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ए की जो इमेज थी, यानी यहाँ पर जो ई था, वो इमेज सी की भी हो सकती है। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन हमारे पास में ये पॉसिबल नहीं है कि एक एलिमेंट की दो दो इमेज हो। तो हम लोग बोलते हैं एक रिलेशन एक बन जाता है फंक्शन। रिलेशन ही एक फंक्शन होता है, बट द कंडीशन इज एवरी एलिमेंट जो हो ए का हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। जो आपका ए का एलिमेंट है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक इमेज यहाँ पर होनी चाहिए। इमेज और प्री इमेज के बारे में मैं बता चुका हूँ। अच्छा, अगर आपके पास में एक फंक्शन है ए से बी के अंदर और कोई एलिमेंट, और क्योंकि फंक्शन तो रिलेशन है और रिलेशन एक सेट होता है, लेकिन वो किसी का सबसेट होता है। और किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का। और अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो उसके एलिमेंट किस रूप के दिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर रूप के दिखेंगे। इसका मतलब एफ नाम का जो आपने रिलेशन फंक्शन बनाया है उस फंक्शन के एलिमेंट भी ए कॉमा बी रूप के दिखेंगे। अच्छा, अगर ए कॉमा बी रूप के दिखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू फंक्शन। और फंक्शन के साथ में जब ये बिलोंग करेगा तो जो फंक्शन को रिलेशन से अलग करने वाली बहुत अच्छी सी फॉर्मूला या टेक्निक बोल सकते हो वो ये है कि ये फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई होगा सीधा सीधा। तो मैं बोलूँगा एफ ऑफ ए, ये मिलेगा। और आंसर इसका पड़ोसी
तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा बी, यानी एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है और इस पहले वाले एलिमेंट को पीछे वाले एलिमेंट का बोला जाता है प्री इमेज, ठीक है। जहाँ पर ए एलिमेंट तो उठ के आया था ए से, बिलोंग्स टू ए, और बी एलिमेंट कहाँ से उठ के आया था बी से, तो हम लोग बोलेंगे ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। फंक्शन का काम करते समय आपको ये ध्यान रखना है जो कि रिलेशन से अलग होता है, जो मैंने हाईलाइट किया है कि फंक्शन का आंसर वही मिलता है आप लोगों को जो आपका ऑर्डर पेयर दिया होता है, उस ऑर्डर पेयर के अंदर ही हमारा फंक्शन काम करता है। जैसे मैंने लिख दिया एक्स कोमा वाई बिलोंग्स करेगा फंक्शन को, मैं बोलूँगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई, और ये आपने बहुत बार यूज़ भी किया है, ठीक है। ये आप लोगों ने यूज़ किया था जब आप लोग ये लीनियर इक्वेशन बनाते थे, तो लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या करते थे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर हम एक्स को, जैसे सपोज मेरे पास लिखा हुआ होता था कि एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू समथिंग, मान लो 6 लिख दिया, और 2x प्लस 7y इज इक्वल टू मैंने 11 लिख दिया। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते थे, एलिमिनेशन में नहीं, सब्सटीट्यूशन में हम x की वैल्यू निकाल लेते थे यहाँ से, ठीक है, और फिर वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते थे, तो सब पूरा काम y में बदल जाता था। तो जब x की वैल्यू निकालते थे तो मैं कुछ ऐसे लिखता था, जैसे मैं ऊपर वाले को लिख कर दिखा देता हूँ कि 3y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स और y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 3। तो ये देखो ना, y जो है वो एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। तो मैं बोल सकता हूँ y फंक्शंस अकॉर्डिंग टू x, या फिर दूसरी भाषा में बोल सकता हूँ y इज ए फंक्शन ऑफ x, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। इमेज और प्री इमेज को हम लोग बता चुके हैं। फंक्शन को लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि f सच दैट a टू b का मतलब है f फ्रॉम a टू b। अच्छा, अब जो आपको के पास में कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपको दे रखे हैं, उनके अंदर आप लोग ये ढूंढ लेना कौन से आपके पास में रिलेशन बनते हैं और कौन से आपके पास में फंक्शन का काम कर रहे हैं, और इजीली आप पता कर सकते हो। अब आपके पास में इसी का एक पार्ट है वो जो आपके बहुत काम आएगा आगे, कुछ ऐसे शो करना है उसको कि मैंने एक फंक्शन बनाया, रिलेशन बनाया, फंक्शन बनाया, तो फंक्शन के अंदर मैंने दो सेट्स को लिया। अब अगर यहाँ पर जिससे मैं फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ ए और जिससे फंक्शन एंड हो रहा है वो, इसको लिखने का तरीका बता देता हूँ मैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं हमेशा, ठीक है। पढ़ा कैसे जाएगा, डायग्राम के अंदर बता देता हूँ, एफ फ्रॉम ए टू बी, ऐसे पढ़ा जाएगा। अच्छा, अगर इस फंक्शन का जो ये सेकंड वाला पार्ट है जो कि मेरे लिए कोडोमेन का काम करता है, कोडोमेन का काम करता है, लेकिन ये भी मुझे मालूम है कि रेंज भी इसी में से निकलती है, ठीक है। अगर किसी फंक्शन का रेंज जो है वो रियल नंबर से बना हुआ हो, रियल नंबर का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे रियल नंबर से बना होगा, ठीक है, रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। रियल नंबर से बना हो मतलब या तो खुद ही पूरा रियल नंबर हो, या फिर रियल नंबर का कोई सबसेट हो, जैसे रियल नंबर का सबसेट एक नेचुरल नंबर भी एक रियल नंबर का सबसेट होता है। तो अगर ऐसा कुछ है, यानी ये रियल नंबर से बना हुआ है, तो ये जो फंक्शन है वो इस केस में बोला जाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब रियल वैल्यू देने वाला फंक्शन। रियल वैल्यूड क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं, फाइनल आंसर आ रही है, वो कैसे आ रहे हैं, रियल आ रही है, तो ये बन जाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन। अब अगर यही फंक्शन का रेंज तो हो गया रियल नंबर का, लेकिन अगर इसका जो डोमेन है वो भी सारे के सारे रियल नंबर बन जाएं, तब इस केस के अंदर मतलब इसका डोमेन भी रियल नंबर है और इसका रेंज भी रियल नंबर है, तो उस केस के अंदर यही फंक्शन बन जाएगा रियल फंक्शन। इस फंक्शन का नाम हो जाएगा रियल फंक्शन। तो कभी कभी आपको लिखा मिल जाएगा, कभी कभी आपको शॉर्टकट में RVF मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन लिखा मिल जाएगा, कभी कभी रियल फंक्शन मिल जाएगा। तो रियल फंक्शन का सीधा सा मतलब है उसका डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर्स और उसका रेंज इज ऑल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि रियल फंक्शन जो होते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं, क्योंकि रियल फंक्शन तभी बनेगा जब उसका रेंज रियल वैल्यूड का होगा। इसके अलावा आपके पास में कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं और उनके डायग्राम्स हैं। अब स्टैंडर्ड फंक्शंस और उनके डायग्राम कैसे हैं वो मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ। दो डायग्राम्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। इन दोनों डायग्राम्स के से पहले हम समझेंगे फंक्शंस को। एक आइडेंटिटी फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन को हम लिखेंगे भी, ठीक है, और कांस्टेंट फंक्शन को भी लिखेंगे, लेकिन समझते हैं पहले आइडेंटिटी फंक्शन क्या है। आइडेंटिटी वर्ड का मतलब होता है सेम, मतलब वही चीज़ एज इट इज़। यानी इस फंक्शन में क्या होता है, जब हम कोई x की वैल्यू उठाते हैं, यानी ऑर्डर्ड पेयर में से पहला एलिमेंट उठाते हैं, तो बाद वाला एलिमेंट यानी जो y है उसकी वैल्यू वही होती है जो पहले वाले की होती है। यानी जब मैं यहाँ से 1 कंसिडर करूँगा तो यहाँ से भी आंसर में क्या मिलेगा, 1, तो मुझे कोई डॉट मिलेगा यहाँ पे। जब 2 कंसिडर करूँगा तो यहाँ पे भी आंसर क्या मिलेगा, 2। 3 कंसिडर करूँगा तो आंसर क्या मिलेगा, 3। और 4 कंसिडर करूँगा तो आंसर क्या मिलेगा, 4 एंड सो ऑन। यानी माइनस में भी -1 -2 -3 में भी यहाँ पे भी क्या मिलेगा, -1
-1 -2 और -3 मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब इसको ड्रॉ किया जाएगा और 0 पे 0 मिलेगा ऑब्वियसली, तो जब ड्रॉ किया जाएगा तो आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन अभी हाथ से ड्रॉ की गई है, इसलिए आप लोगों को पॉइंट से समझ में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल कैसे मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा जाएगा कुछ ऐसे फंक्शन। अब देखो क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा था ये कार्टेशियन प्लेन के अंदर नंबर कितने भी लिख सकते हैं और नंबर सारे रियल होते हैं और हम इसको पॉइंट में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा एफ सच दैट या फिर एफ फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर पे जाता है। लेकिन इसका जो मेन बॉडी पार्ट है फंक्शन का, जिसकी वजह से फंक्शन मुझे पता चल रहा था, वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एक बार। मैंने बोला था ये इसकी मेन बॉडी है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वाई। अब अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो यहाँ से मुझे ये बताएगा कि एक्स एलिमेंट तो यहाँ से आएगा और वाई एलिमेंट यहाँ से आएगा, तो मुझे बताएगा एफ एक्स इज इक्वल टू वाई कैसे काम कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई तो होगा, लेकिन ये वाई वैल्यू वही देगा जो यहाँ से आप उठा के लेके आए हो। यानी मैं बोलूँगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा जब जब एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर से, या फिर जब जब आपके पास में ड्रॉ करोगे ग्राफ को तो जो पॉइंट यहाँ से उठाया एक्स से, वही पॉइंट आपको क्या मिल जाएगा, वाई को। तो ऐसा फंक्शन जिसकी ये वैल्यू कुछ ऐसे मायने रखती हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो मैं सेकंड वाले में दिखा रहा हूँ, तब उस केस के अंदर वो फंक्शन क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। फंक्शन का जो वैल्यू है लिखने का तरीका यहाँ पे दिया गया है, ग्राफ मैंने आपको बनवा दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन को आप नाम से ही समझ सकते हो, कांस्टेंट है वो फंक्शन कभी बदल ही नहीं रहा है। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स के ऊपर, ठीक है। तो रियल फंक्शन है एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ आर से आर जा रहा है। अब जो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, यानी जो ये फंक्शन है, ये कैसे दिखा रहा है कि जब भी मैं, अब इन्होंने बोला कांस्टेंट फंक्शन है, यानी जब भी मैं x की कोई भी वैल्यू उठाऊंगा तो इसको एक ही आंसर देगा ये बार बार, और वो आंसर का नाम होगा कांस्टेंट। अच्छा, इस केस के अंदर यानी मैंने जो डायग्राम अभी बनाया हुआ है, सपोज करो मेरे पास में c की वैल्यू 4 है, तो मैं क्या लिखूंगा, जब मैं 1 उठाऊंगा, कंसिडर करूंगा एक्स एक्सिस पे, यानी ऑर्डर पेयर बनाना स्टार्ट करूंगा x, तो मेरे को आंसर मिलेगा 4, यानी जब 1 उठाऊंगा तो मिलेगा 4, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा 4। जब मैं यहाँ से 2 उठाऊंगा तो मिलेगा 4, तो 2 पर भी क्या मिल जाएगा 4, 3 पर भी क्या मिल जाएगा 4, 4 पर भी क्या मिल जाएगा 4, माइनस में भी ऐसे ही 4 4 4। तो मैं बोल सकता हूँ इस केस के अंदर कि मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये स्ट्रेट लाइन होने की वजह से आपके पास में इस फंक्शन का आंसर बदल नहीं रहा है, और अगर आंसर नहीं बदल रहा है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसकी बारे में वो डोमेन और रेंज पढ़ लेते हैं। देखो, अगर मैं बोलूँ डोमेन की बात करूँ डायग्राम से, तो डोमेन इसके बारे में बात करता हूँ, तो डोमेन में मैंने यहाँ से लोग उठाना स्टार्ट किए और ये तो कभी ख़त्म होता नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी जो डोमेन है वो है रियल नंबर्स की, डोमेन इज़ आर। और ये डोमेन होती किसकी है, ये फंक्शन की डोमेन होती है, तो डोमेन फंक्शन की क्या हो गई, आर हो गई। और बात करते हैं इसकी रेंज की। देखो, रेंज मतलब आंसर क्या दे रहा है, और आंसर में मेरे को सिर्फ एक ही नंबर मिल रहा है और वो नंबर है यहाँ पे 4, तो मेरे पास में इस फंक्शन के लिए हो गया 4, या फिर अगर जनरलाइजेशन करेंगे तो बोलेंगे एक ही नंबर आएगा जिसका नाम होगा कोई कांस्टेंट या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू। आप लोगों ने ये भी पढ़ा था, अब हम बता देते हैं कि जैसे बोल जाए कि x इज इक्वल टू 5, तो मैं बोलूँगा x इज इक्वल टू 5, तो मेरे को यहाँ पर मिलेगा कहीं पर, और x इज इक्वल टू 5 का मतलब होता है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, या फिर y इज इक्वल टू, जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, y इज इक्वल टू b इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x इज इक्वल टू a इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये उसी फंक्शन को हमारे पास में क्या कर रहा है, शो कर रहा है, या फिर उसी फंक्शन को ये यहाँ पर भी डिनोट कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की और मॉडुलस फंक्शन की। देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन में आपको दो ही छोटे छोटे फंक्शन मिलेंगे, जो कि जिसकी पहले हम पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर भी आपको पता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर कोई हमारे पास में फंक्शन कुछ ऐसा लिखा हो, ए, जैसे मैंने लिखा a0 x रेज़ टू पावर 0, ठीक है, प्लस a1 x रेज़ टू पावर 1 प्लस a2 x का स्क्वायर प्लस a3 x का क्यूब प्लस डैश 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 an, दे ऑल आर कोफिशिएंट्स ना, x रेज़ टू पावर n। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग 10th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। हमने वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़े, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े, ठीक है। पॉली का मतलब तो बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी टर्म्स इसके अंदर हों, और हमने उसके अंदर ये डिग्री पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि भाई कौन 1 डिग्री का है या मतलब लीनियर है, कौन 2 डिग्री का है मतलब क्वाड्रेटिक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो ये फंक्शन है इसका नाम मैंने दिया y, लेकिन ये जो y है इसके अंदर वेरिएबल मुख्य कौन चल रहा है, x, तो मैं बोलूँगा y इज ए फंक्शन ऑफ x। और अगर कोई ऐसा फंक्शन आपको मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। इस पॉलिनोमियल फंक्शन की खासियत ये होती है कि जो ये पावर्स है ना x वाली,
इनके बारे में बात करते हैं, तो ये हमेशा ना इंटीजर होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। मतलब ये है ना कभी भी नॉन नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो, नेगेटिव होने की वजह से नीचे आ जाएंगे और फिर पॉलिनोमियल गड़बड़ा जाएगा, या फिर फ्रैक्शन में नहीं हो। और ये जो कोफिशिएंट ये कुछ भी हो सकते हैं, ये चाहे आप लोग इरेशनल नंबर भी ले लो, चाहे आप लोग √3 भी लिख दो तो भी चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर जो मोस्टली आपके पास मिलेंगे वो आपके पास में y=x² और y क्या मिलेगा x³। इन दोनों का ही आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की। देखो मॉडुलस फंक्शन बहुत खास फंक्शन होता है, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन को हम एक बार ग्राफ से शो करेंगे और एक बार इसके बारे में इधर डिस्कस करेंगे जो कि फंक्शन कैसे बनता है। देखो हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन को ऐसे शो करते हैं, ये मॉडुलस दिखाता है। मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसके दो आंसर निकलते हैं। हमको बचपन में ये बताया गया था कि मोड के अंदर से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है, लेकिन ऐसा होता कैसे है? देखो होता ऐसे है, सपोज करो मैंने इसके अंदर नंबर डाला a और एक नंबर डाला -a, तो ये मॉडुलस क्या काम करता है कि जब इसके अंदर कोई पॉजिटिव का नंबर आता है तो ये आंसर देता है पॉजिटिव ऑफ दैट नंबर, ये इसकी खासियत है। और जब इसके अंदर नेगेटिव वाला नंबर आता है तो ये बोलता है नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, ये इसका आंसर देता है। तो मैं बोलूँगा पॉजिटिव ऑफ दैट नंबर, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है पॉजिटिव ऑफ ए इज फाइनली आंसर क्या आ जाएगा ए, और नेगेटिव ऑफ दैट नंबर व्हाट इज रिटन इनसाइड दिस 2 ब्रैकेट्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे माइनस ऑफ -a, तो फाइनली क्या बन जाता है ए। तो हम लोग बोल देते हैं कि मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? देखो हम बोलते हैं कि मोड एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है मतलब फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? ये फंक्शन अलग अलग वैल्यूज़ देगा। तो मैं इस फंक्शन को एक लीनियर यानी एक लाइन में नहीं लिख सकता, इसको मुझे एक पैराग्राफ के अंदर लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा कि भाई जो फंक्शन है ना x डाल दूंगा, यहाँ पे मैंने b डाला, मैं अब x डाल दूंगा। तो मैं जब x डालूंगा और अगर x पॉजिटिव हुआ तो ये मेरे को बाहर x निकाल के देगा। तो मैं क्या लिखूँगा कि फंक्शन का वैल्यू आंसर x ही आएगा। कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन हो 0 से, मतलब पॉजिटिव हो, और 0 भी चलेगी। 0 होगी तो ये अपने आप इसको 0 दे देगा, जो कि सेम वैल्यू रहता है, क्योंकि -0 + 0 तो होता नहीं है, 0 तो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। अब मैंने बोला जब माइनस से होगा तो ये देगा माइनस ऑफ -a, ठीक है, यानी माइनस ऑफ दैट वट इज रिटन इनसाइड इट। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे समझने के लिए बोला गया है, ऊपर ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे जब ये इसके अंदर -x आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू देगा, जब इसके अंदर माइनस की वैल्यू आ जाएगी, x खुद कैसा हो जाएगा नेगेटिव का। ये ध्यान रखना कि मैं ये जो नीचे समझा रहा हूँ इसमें और इसके लिखे होने में बहुत फ़र्क है। फ़र्क ये है कि मैंने इसके अंदर वैल्यू डायरेक्ट -a लिख रखी है और यहाँ पर ये वैल्यू दिखा रहा है कि फंक्शन की वैल्यू -x आएगी। यहाँ पे देखो ये माइनस किसको शो कर रहा है, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो माइनस है, ये छोटे वाला माइनस, ये शो कर रहा है इस वाले माइनस को, ठीक है। और ये जो -a लिखा हुआ है ये शो कर रहा है x को। इसका मतलब है कि x खुद नेगेटिव का है। तो मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे डबल बार माइनस नहीं लगाया है। तो मैं लिखूँगा x इज नेगेटिव मीन्स x इज लेस देन 0। तो हम बोलेंगे जब जब फंक्शन के अंदर वैल्यू बड़ी हो 0 से या 0 हो तो पॉजिटिव आंसर मिलते हैं, जब छोटी हो तो नेगेटिव मिलते हैं। लेकिन आंसर नेगेटिव नहीं, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर दैट इवेंचुअली बिकम्स पॉजिटिव। तो अब पढ़ते हैं यहाँ पे, इसको ग्राफ से शो करते हैं। देखो जब मेरे पास में फंक्शन का वैल्यू आएगा 2, और एक बात ध्यान रखना कि ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है ये आइडेंटिटी फंक्शन जैसा ही होता है, क्योंकि ये देखो फंक्शन x की वैल्यू दे रहा है बाद में, ठीक है। जब मेरे पास में 2 होगा तो मेरे को आंसर भी क्या मिलेगा 2, तो मैं बोलूँगा पॉइंट यहीं कहीं मिल रहा होगा। 4 होगा तो मिलेगा 4, 6 होगा तो 6 मिलेगा, 8 होगा तो मिलेगा 8। तो मैंने ये रेड कलर की जो लाइन ड्रॉ कर रखी है ये वही लाइन है जो y = f(x) की थी, जहाँ पे x = f(x) बन गया था, ठीक है, या फिर f(x) बिकम्स क्या बन गया था, x बन गया था। अब देखो अब मैं इसके अंदर पुट करता हूँ -2, ठीक है। तो मैं इस ब्रैकेट से समझूंगा f(-2), -2 पुट करूँगा तो ये मुझे देगा -2 एंड दैट बिकम्स 2। तो आप इसको शॉर्टकट या फिर बोलते हैं कि एकदम लास्ट बात ये समझ सकते हो कि चाहे इसके अंदर माइनस वैल्यू आए चाहे इसके अंदर प्लस वैल्यू आए, आंसर हमेशा प्लस का आएगा। तो जब -2 आएगा तो आंसर भी कैसा रहा, प्लस का। तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 4, यहाँ मिलेगा 6। तो आपके पास में ग्राफ ड्रॉ होगा कुछ ऐसे। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये मॉडुलस फंक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्रदान करता है, या फिर आप लोगों को पॉजिटिव वैल्यू ला कर देता है। देखिए अब हमारे पास में 2 फंक्शन हो रहे हैं, एक का नाम है सिग्नम फंक्शन और एक का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। पहले सिग्नम फंक्शन को समझते हैं। देखो सिग्नम फंक्शन को हम लोग लिखते हैं फंक्शन जो कि r से r पे जाता है, क्योंकि ये सब लोग सारे के सारे क्या है रियल फंक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा इसको समझो, सिग्नम वर्ड आया कहाँ से? सिग्नम वर्ड आया है साइन से। साइन मतलब प्लस का साइन है या माइनस का साइन है या 0 साइन है, मतलब कोई साइन नहीं है, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ साइन बताएगा, ठीक है। साइन कैसे बताएगा? जैसे सपोज कर मेरे पास में लिखा हुआ 5, तो ये बताएगा भाई इसके पास में है साइन
प्लस, ठीक है। और जैसे मैंने लिखा यहाँ पे -5, तो ये बताएगा भाई आपके पास में साइन कैसा है माइनस, और अगर 0 लिखा हो तो बताएगा आपके पास में साइन कैसा है 0। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ दोबारा से साइन के साथ में, क्योंकि साइन को अकेला प्लस माइनस करके छोड़ा नहीं जा सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं 5 कैन बी रिटन एज +1 × 5, ऐसा लिख सकते हैं। और -5 को क्या लिखा जा सकता है -1 × 5, और 0 को कैसे लिखा जा सकता है 0, सिंपली 0 लिख सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ये जो +1 है ये इसका डायरेक्शन है या फिर ये इसका साइन है, और ये इसका है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब +1 कितनी बार आ रहा है 5 बार, तो इट बिकम्स +5। -1 इज अगेन द साइन एंड 5 इज इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये सिग्नम फंक्शन क्या करेगा, जो भी नंबर दिया हुआ था, सपोज करो इसका नाम था x, जो भी नंबर दिया हुआ था x, उसका साइन बाहर निकाल लेता है। अब साइन बाहर निकाल लेता है तो इस फंक्शन को बनाते हैं। हम लोग बोलते हैं फंक्शन कुछ ऐसा होता है f(x), क्योंकि ये 3 अलग अलग जगह काम कर रहा है तो मैं एक लाइन में शो नहीं कर सकता, इसको बड़े ब्रैकेट में शो किया जाएगा। बोलता है कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, देखो मैं ऊपर शो कर चुका हूँ एग्जाम्पल में आपको, जब x इज़ ग्रेटर देन 0 होगा तो ये आपको साइन बताएगा भाई इसका साइन +1 है, तो मैं बोलूँगा आंसर आएगा +1 या फिर सिंपली 1। अब बोलता है जब 0 होगा तो साइन 0 है, तो मैं बोलता हूँ जब x इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये सिर्फ साइन निकाल के देगा, यानी उसी को वैल्यू बना के देगा। और जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, जो इस केस के अंदर -5 है, तो हम लोगों को पता है ये आंसर में क्या देगा -1। ये बताएगा आपका साइन कैसा है, या फिर ये आपको ये बताएगा कि इसकी कैसी वैल्यू ये अपने पास में रखता है। अब चाहे आप इसके अंदर दुनिया भर के नंबर डाल दो, 5 की जगह आप चाहे 5 मिलियन डाल दो, तो भी ये आपको यही बताएगा कि भाई पॉजिटिव है, अच्छा बड़ा है 0 से, तो आंसर विल बी +1, मतलब ये साइन बता रहा है। तो इसका हम यहाँ से डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। देखो डोमेन का मतलब है मैं एलिमेंट कहाँ से उठा सकता हूँ, मैं इसका डोमेन बोलूँगा रियल नंबर्स, क्योंकि मैं यहाँ पे ऊपर लिख भी चुका हूँ f(r2r), मतलब मैंने रियल नंबर उठाए थे, ठीक है। और को डोमेन भी इसका क्या है रियल नंबर्स है। लेकिन बात करते हैं रेंज की। रेंज मतलब आंसर क्या दे रहा है, आंसर में इसने 3 दिन ही दिए मेरे को, ये दे दिए। मैं बोलूँगा जो इसका रेंज सेट होता है, रेंज सेट को आप लोग रेंज या रेंज सेट भी बोल सकते हो, तो मैं बोलूँगा इसका जो रेंज सेट है उसके अंदर 3 ही लोग हैं, -1, 0 और 1। तो ये बन गया आपके पास में सिग्नम फंक्शन। और इसका जो डायग्राम है वो भी बहुत ईजी है, आप इजीली इसको बना सकते हैं। मैं यहीं पे बना के दिखा देता हूँ। अगर जैसे मैंने यहाँ पे एक सिग्नम फंक्शन को ड्रॉ करने की कोशिश किया, तो जब जब मैं पॉजिटिव वैल्यू लूँगा तो यहाँ से लेकर ये एक ही वैल्यू लेकर चलेगा अपने पास, ये बोलेगा भाई इसका आंसर 1 ही है, हमेशा 1 है, तो ये बोल जाएगा y = 1। थोड़ा सा इसको मैं डायग्राम से अच्छे से शो कर देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो इसको कुछ ऐसे दिखाएंगे, डायग्राम मैंने बनाया है। अगर मैंने x y एक्सिस पे ड्रॉ करने की कोशिश करी और मैं x की कोई भी वैल्यू उठा लूँ, चाहे मैं यहाँ से 1 से लेकर 2 से लेकर और 1000 तक भी, सपोज अगर मैंने यहाँ पे 1000 भी बना दिया और 1000 भी उठा लूँ, और इसी प्रकार -1 के अंदर -2 के अंदर माइनस में मैं इन्फिनिटी भी चाहे उठा लूँ, जो कि मैं हालांकि कंसिडर नहीं करेंगे, तो जब इसका मैं बोलूँगा 1 का मैग्नीट्यूड या फिर 1 की जो मल्टीपल है वो +1 है, ठीक है, 1 का साइन +1 है, तो ये बोलेगा भाई y मेरा +1 रहेगा। ये f(x) मैं बोलता हूँ y बोला जाता है f(x) को, ठीक है। तो बोलता आंसर आएगा +1, तो मैं बोलूँगा जब 1 है तो आंसर आएगा आपके पास में +1, 2 है तो आंसर कितना आएगा 2, 3 है तो कितना आएगा 3, और इवन 1 और 2 के बीच में भी हज़ारों लोग हैं, उन सभी में इसके आंसर यही आएंगे। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कंटिन्यूस लाइन बन जाएगी, ठीक है। और कंटिन्यूस लाइन बन जाएगी तो मैं उसको कुछ ऐसे शो करूँगा कि ये मेरे पास में लास्ट तक लाइन कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी। सिमिलरली यही लाइन हमारे पास में किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अगर आपके पास में आप नंबर जो ले रहे हैं वो चाहे कैसा भी ले रहे हैं, चाहे आप लोगों ने -50 लिया है तो भी आप ये बोलेगा कि भाई साइन तो इसका -1 है, तो ये इस -1 के ऊपर रहेगा। अच्छा यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों पोर्शन ब्लैंक छोड़े गए हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों को लिया नहीं गया है। कारण ये है कि ये y एक्सिस है और y एक्सिस पर x की वैल्यू होती है 0, और अगर 0 होती है तो अगर x 0 है तो ये बोलता है साइन भी इसका क्या रहेगा 0 रहेगा। तो उस केस के अंदर ये इसी लाइन के ऊपर ड्रॉ होगा, और उसी लाइन के ऊपर ड्रॉ होगा तो हम इसको इस ब्लैंक सर्कल से शो कर रहे हैं या फिर शो ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया है फंक्शन। अच्छा इसकी आप लोगों को वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब जब ये, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कांस्टेंट फंक्शन का काम कर रहा है ना, लेकिन कांस्टेंट के भी अंदर भी इसकी वैल्यू फिक्स है, और फिक्स वैल्यू जो है वो +1 है। और 1 हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन हालांकि ये बात ये कर रहा है कि इसके अंदर ये माइनस में भी चाहिए, तो मैं बोलूँगा माइनस में भी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो बोलेंगे मॉडुलस ऑफ x को मैं x से डिवाइड कर दूंगा। अब देखो मोड आपके पास में 2 वैल्यू देता है, एक प्लस की और एक माइनस की। जब ये प्लस की वैल्यू देगा तो ये इंसान नीचे प्लस होने की वजह से प्लस अपॉन प्लस क्या आंसर देगा +1, लेकिन जब ये माइनस रहेगा तो नीचे तो आ जाएगा माइनस, लेकिन ऊपर मोड होने की वजह से वो माइनस ऑफ माइनस देगा, दैट बिकम्स प्लस, तो आंसर आ जाएगा -1।
और इस केस के अंदर ये ध्यान रखना आप लोगों को कि ये जो फॉर्मूला है ये जीरो पे काम नहीं करता है, तो हम लोग बोलेंगे x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि 0/0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये आप लोगों को 12th क्लास में पता चलेगा। इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। ये इसकी फॉर्म का ये ऐसी जो फॉर्म है ये इनडिटर्मिनेंट है, इसका कोई आंसर नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट ही बोल देते हैं भाई कि x की वैल्यू जीरो होगी, तो आंसर भी हमारे पास में क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, लास्ट बचा हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा टिपिकल फंक्शन है और हालांकि मुश्किल नहीं है, टिपिकल है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसकी खासियत ये होती है, देखो उसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ये आपको एक इंटीजर देगा आंसर में, ठीक है, लेकिन वो इंटीजर ग्रेटेस्ट होगा। ग्रेटेस्ट मतलब ऐसे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्फिनिटी भी होता है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा। देखो पहले हम इसका एक बार फॉर्मूला दिखा देता हूँ कि इस फंक्शन को लिखते कैसे हैं। इसको लिखा जाता है f(x) इज इक्वल टू ऐसे, ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, और सारे के सारे जो x हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब समझ लो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन जो होता है वो हमें एक ऐसी वैल्यू देता है जो कि दिए हुए नंबर से तो छोटी हो, लेकिन उसके अलावा वो बाकी सबसे बड़ी हो, और वो इंटीजर भी हो। थोड़ा सा टिपिकल पड़ रहा है सुनने में, इसको कुछ आप ऐसे समझेंगे। सपोज करो मेरे को दे रखा है 3.5, ठीक है, तो 3.5 के आसपास आप लोगों को पहले तो इंटीजर्स लोग ढूंढने हैं। इसके इधर इंटीजर होता है 3, इसके इधर इंटीजर होता है 4। अब इसके इधर और इंटीजर होता है, 2 होता है, 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, और आगे भी बहुत सारे होते हैं। तो ये फंक्शन आपको वैल्यू क्या देगा। सपोज करो आपको फंक्शन के अंदर x की वैल्यू मैंने डाल दी 3.5, तो ये बोलेगा आंसर क्या आएगा भाई। आंसर आएगा कुछ ऐसे कि आपको आंसर में इंटीजर लेना है सिर्फ, तो यानी या तो आप ये ले सकते हो, या फिर आप ये ले सकते हो, या फिर ये ले सकते हो, इधर उधर वाले लोग ले सकते हो, लेकिन ये बोलता है आपको लेना कौन सा है। मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए, ये इसका आंसर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, लेस देन इक्वल टू एक्स का क्या मतलब है, वो इक्वल टू के बारे में बाद में समझाऊंगा, लेस देन को समझ लो। 3.5 दिया हुआ है, 3.5 से जो भी छोटे इंटीजर्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा है वो आपको लेना है। अच्छा, इनसे छोटे इंटीजर तो ये लोग हैं इधर वाले सारे के सारे, और इनमें सबसे बड़ा कौन है, ये 3 वाला है, तो मैं बोलूँगा आंसर इज़ 3। तो मैं बोलूँगा जब जब मैंने लिया है f ऑफ 3.5, या फिर मैं इसको लिखूँगा ऐसे 3.5, तो आंसर मेरे पास में क्या आएगा 3। अब ये इक्वल टू का क्या मतलब है, यानी जब जब मैं ले लूँगा 3 तो आंसर भी मेरे पास में क्या आएगा 3 ही आएगा। सब 4 ले लूँगा तो क्या आएगा, आंसर में 4 ही आएगा। अब जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे इस 2 और 3 के बीच में काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने वैल्यू लिया 2.9999, ठीक है, कितना क्लोज है ये 3 के पास में, बहुत ज़्यादा क्लोज है। लेकिन देखो नाम में दिक्कत होती है, इसके नाम में लोग ये समझ लेते हैं कि हमें इससे बड़े वाला इंटीजर पता करना, नहीं, इससे छोटे वाले इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा है वो आपको पता करना है। तो 2.999 से छोटे वाले इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 0 है, -1 है, -2 है, ये लोग हैं। इनमें सबसे बड़ा कौन है, 2 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कुछ ऐसे बोलूँगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज गिवन बाय, ये आपको देता है ओनली द ग्रेटेस्ट वैल्यू, या फिर बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज सिंपली राउंडिंग ऑफ टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू दैट गिवन नंबर। ये आप लोगों को अगर डेसिमल के अंदर होगा तो उसको हटा के यहाँ पे आप लोगों को एक परफेक्ट क्या दे देगा, इंटीजर दे देगा। अच्छा, इसको ना एक्चुअली में फ्लोर और सीलिंग फंक्शन भी बोला जाता है, और ऐसा एक लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है जो कि आपको बड़ी इंटीजर वैल्यू देता है। हालांकि वो हमारे कोर्स में नहीं है तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। एक बार हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ देख लीजिए। देखिए अब जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायग्राम के अंदर आपको पता चलेगा। डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, तो डायग्राम मैंने आपको बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू और एक्स लेगा। अब जब ये 1 और 2 के बीच में है, तो सपोज करो मेरे पास में आ गया 1.1 है ना, तो 1.1 ले लिया, या 1.2 आ गया, 1.3 आ गया, 1.99 आ गया। इन सभी केसेस के अंदर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेगा जो कि इससे छोटे हैं। इससे छोटा इंटीजर कौन है मेरे पास में, 1 है, इससे भी छोटा 1 है, इससे भी छोटा 1 है, और इससे भी छोटा क्या है 1 है, और उससे छोटे हैं 0, -1, लेकिन उनमें ये सबसे क्या है बड़ा है, उनमें ये सबसे क्या है ग्रेटेस्ट है। तो हम लोगों ने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.1। तो ये लाइन जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये यहाँ पे पूरा आंसर 1 का ही रहेगा, ठीक है, चाहे कितना भी ले लो, 1.9 में भी पहुँच जाओ तो 2 मत लेना, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे होलो छोड़ा हुआ है। इस केस के अंदर इसका आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ये 1 के ऊपर रहेगा पूरी लाइन के ऊपर, 2 और 3 के बीच में ये 2 पर रहेगा, 3 और 4 के बीच में यहाँ पर रहेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव वाले लोगों की। नेगेटिव वाले लोगों को कैसे समझो, सपोज करो भाई आपको नंबर दे रखा है माइनस का 0.50, ठीक है, माइनस का 0.50 दे रखा है। हम इसके आसपास के इंटीजर्स ढूंढते हैं, -1,
-2 -3, आगे ये खुद यहाँ पे है -0.50 0 1 2 3। अब हमें लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन वो इससे कम होना चाहिए। अब भाई इससे कम लोग तो ये इधर वाले हैं, लेफ्ट वाले, और लेफ्ट वाला में सबसे बड़ा कौन है, ये है -1। तो इसका आंसर चेंज हो गया, क्या बन जाएगा, -1। तो देखो आप लोग यहाँ पे, यहाँ सपोज करो 0.2 था, माइनस का 0.1 था, माइनस का 0.2 था, तो चाहे माइनस का 0.1 हो, चाहे माइनस का 0.99 ले लो आप लोग, चाहे माइनस का 0.9999 ले लो, आंसर विल बी -1। तो ये आपकी -1 की टर्म है, और ये यहाँ पे आपके पास में क्या रहेगा, -1। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, और इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। तो ध्यान देने लायक बात ये है कि पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर के अंदर तो पॉजिटिव वैल्यू डायरेक्ट ले लेते हैं। जैसे सपोज वो लिख दिया 2.6, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बड़ी आसानी से पता कर दूंगा, 2 आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 15.555, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव के अंदर काम करते समय ये ध्यान रखना, थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। जैसे सपोज लिख दिया यहाँ पे -3.71, तो -3.71 पे काम करते समय आपको ध्यान रखना, आंसर इससे रिलेटेड नहीं आएगा, आंसर आएगा -4। यही आप लोगों को ध्यान रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर।